नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, प्रोफेशनल्स, वेलकम टू लाइव sandeep.org। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की आर्थिक व्यवस्था। एंजॉय कर रहे हैं सीरीज को? आई होप यू आर। वेल, इन पार्ट 1 वी स्पोक अबाउट कैपिटलिज्म। हमने देखा कि किस प्रकार कैपिटलिज्म बनता है। इन पार्ट 2 वी स्पोक अबाउट कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट से हमने देखा किस प्रकार शेयरिंग से या किस प्रकार ग्रुप में रहने से पूरे कम्युनिज्म की एक अवधारणा निकली। फिर हमने बात की थी इन पार्ट 3 सोशलिज्म, वेयर वी फाउंड दैट a body of knowledge which is very, very wide, carries multiple colors in terms of economic and political theories, of which an extreme end could be called communism, existed, which we called socialism, समाजवाद। आज इस सीरीज के कंक्लूडिंग पार्ट में, इन द फोर्थ पार्ट, we will talk about something which is very dear to our hearts. Any guesses what could that be? After capitalism, communism and socialism as economic systems of the world, today we talk about the Indian economy, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये होगा भाग 4, क्योंकि हमने जब सारी मूलभूत थ्योरीज पढ़ी ली हैं तो क्यों ना अब भारत की व्यवस्था पर इसे लागू करके समझा जाए कि आखिर हम कहाँ हैं। शुरू करें आज का। एक्साइटेड? मजा आएगा। एक बिल्कुल समराइज्ड फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम द 1940s ऑनवर्ड्स टिल डेट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड टू आवर इकोनॉमी। वेरी वेरी टॉप लेवल अंडरस्टैंडिंग। पहली हेडिंग आप देंगे और जो मैं बोलूंगा वो अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, उपनिवेशवादी शोषण, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया। एक बेसिक बात समझिएगा, अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द अदर इन्वेडर्स दैट केम टू इंडिया एंड द ब्रिटिशर्स, which normally doesn't get discussed, is the other invaders, the various Muslim invaders, the slave dynasty, then the Suri dynasty, then the Mughal dynasty, etc. They came and became a part of this country. वो आए और इसी जगह पर रच बस गए, और उनका जितना भी साम्राज्य, जितने भी हिस्से में भारत में बना, किसी ने भी पूरे भारत पे तो कभी राज किया ही नहीं। साउथ इंडिया के बहुत हिस्से हमेशा अलग रहते थे वगैरह। They came and became a part of this great land, and whatever they earned, they kept here only. But with the Britishers, most of it went outside. तो सच्चे अर्थों में देश को एक्सप्लॉइट करने का काम अगर किसी एक राजवंश ने किया है तो वो है द ब्रिटिश राज। गॉट द आइडिया? थ्रू द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के दौरान, क्योंकि 1818 में मराठों की जो अंतिम हार हुई थी ब्रिटिशर्स के सामने, उसी को लेके फिर 2018 में भी आपको पता है कि दंगे की स्थिति, कुछ मौतें वगैरह हुई, एक अलग इशू है। उसके बाद से अंग्रेजों का पूरा आधिपत्य हो गया। थ्रू द 19th सेंचुरी द ब्रिटिशर्स टर्न्ड इंडिया इनटू अ रिसोर्सेस सप्लायर फॉर यूरोप, यानी कि ब्रिटेन। तो 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत को एक संसाधन आपूर्तिकर्ता बना दिया, ब्रिटेन के लिए, यूरोप के लिए, एंड फॉर द ब्रिटिश फैक्ट्रीज, बेसिकली वहां के उद्योगों के लिए सारा कच्चा माल, एंड अ डेस्टिनेशन फॉर द यूरोपियन फिनिश्ड गुड्स। और यूरोप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बनने वाले विनिर्मित वस्तुओं के लिए एक अंतिम उपभोक्ता बाजार। तो हमारी तो हालत ही खराब कर दी, दोनों तरफ से मार पड़ रही है। सो ऑन वन हैंड दे स्टार्टेड लूटिंग ऑल द रिसोर्सेस। अरे भाई, चंपारण सत्याग्रह जो था वो नील की जबरिया खेती के खिलाफ ही तो था। सो मोहनदास करमचंद गांधी बिकेम बापू आफ्टर ही फॉट द बैटल इन द मोस्ट नॉन वायलेंट एंड द मोस्ट taking everyone together kind of a way in the चंपारण सत्याग्रह। तो वहां पर नील की जबरिया खेती, यानी कि द फर्स्ट कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ऐसा पूरे भारत में अलग अलग ढंग से इन्होंने बहुत तरीके से किया। पूरे फॉरेस्ट को तो जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया उसकी तो मिसाल नहीं मिलेगी। टिम्बर की खातिर पूरे बर्मा को लूट लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड अ डेस्टिनेशन फॉर यूरोपियन फिनिश्ड गुड्स। और कच्चे माल को यहां से लेकर फाइनल प्रोड्यूस को यहां पे बेचना, ये ब्रिटिशर्स का काम था, जो 1947 में हमें छोड़ के चले गए। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, अब आप इमेजिन कीजिए कि यू आर लेफ्ट विद अ नेशन हुज इकोनॉमी इज ravaged। आपके हाथ में एक ऐसा देश आ जाए जिसकी अर्थव्यवस्था को कम से कम 100 से 150 सालों तक बेदर्दी से लूटा गया है, एंड यू हैव टू नाउ रीबिल्ड इट। तो एक बड़ी डिफिकल्ट चॉइस होगी सामने की, अब किया क्या जाए। आइए समझते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पश्चात, पंडित नेहरू अडॉप्टेड द फेबियन सोशलिज्म मॉडल। सोशलिज्म का लेक्चर याद कर लीजिए, अब आप पूरा लिंक कर पाएंगे। पंडित नेहरू ने भारत के लिए फेबियन
समाजवादी प्रारूप स्वीकार किया, जो कि एक ग्रेजुअलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट, सोशलिस्ट मॉडल है। इट इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी मॉडल विच माओ जेडोंग ब्रॉट फॉर चाइना। समझ गए ना फर्क दोनों के बीच में। तो ये एक फेबियन समाजवादी प्रारूप मॉडल भारत के लिए लाए, एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग एन इकोनॉमी विद वेरी स्ट्रांगली फंडेड पीएसयूज। एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई, तो यू हैव टू क्रिएट एन इकोनॉमी विद वेरी स्ट्रांगली फंडेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें बहुत अच्छे से सरकार ने सरकारी कंपनियों का निधियन करके बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां स्टील के क्षेत्र में हो गई, स्टील एंड आयरन के क्षेत्र में हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो गई, बड़े बड़े डैम्स हो गए, बनाने शुरू किए। उस वक्त पंडित नेहरू के खास वाक्य क्या होते थे? दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के ये मंदिर होंगे, मतलब ये सब बांध और ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, पूरी कहानी है वो। एंड ही सेड दैट द पीएसयूज विल रीच कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। ये है सोशलिज्म का मॉडल, कि जो सरकारी कंपनियां हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था में शीर्षस्थ स्थान पे पहुंचेंगी, बट वी विल नॉट एलिमिनेट द प्राइवेट सेक्टर। नेहरू वॉज अलाइव टू द फैक्ट that profit motive and capital accumulation in the private sector should be allowed to run in parallel, although it should not be allowed to dominate. समझ गए? So, एक छोटा सा प्राइवेट सेक्टर पैरेलल अलाउ किया गया, जो अपनी गति से चलता रहा, लेकिन जो सरकारी संसाधन थे वो मुख्यतः सरकारी कंपनियों को बनाने में लगाए गए। ये दूसरा बिंदु हो गया। फेबियन सोशलिज्म अंडरलाइन कर लिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस अंडरलाइन कर लिया, कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी वो अंडरलाइन कर लिए। ये सब ऐसे वगैरह में भी बहुत काम आएगा। तीसरा पॉइंट, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपने हमारे साथ इस सीरीज में कैपिटलिज्म में बहुत जटिल डेफिनेशंस पढ़ ली, कम्युनिज्म पढ़ लिया एंड सोशलिज्म भी पढ़ लिया। तो अब मिक्स कर दीजिए और आप क्या पाएंगे? एक ऐसी इकोनॉमी वेयर द गवर्नमेंट इज engineering a coexistence of a very strong private public sector and a reasonably not so strong and not very weak private sector. This is what we call the mixed economy model. तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में पंडित नेहरू का मॉडल जो था, इंडियन मॉडल was a mix of both the public and private sector in the economy. But as time passed, the restrictions which were imposed on the private sector gradually became tighter and tighter. जैसे जैसे समय बीतता गया, दशक बीतते गए, 1950 का दशक निकला, 60 का दशक निकला, 70 का निकला, there were more and more new restrictions that were imposed on the private sector, जिसने उसका पूरा का पूरा गला घोंट दिया। ये समझ में आया आपको? ये अगला बिंदु था। And the restrictions on entrepreneurship ended up creating a license quota permit raj in India. ये समझ में आया आपको? तो अभी तक हमने जो देखा, आइए चित्रों के माध्यम से समझते हैं। बहुत देर से बातें हो रही हैं। जब हमने बात की अंग्रेज भारत को छोड़ के गए, तो आपके सामने स्क्रीन पे जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये अ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड जीडीपी में फर्स्ट एडी से लेके 2000 तक की पूरी कहानी जो आती है, भारत और चीन लगभग पूरी दुनिया के ही जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट किया करते थे। प्रोफेसर एंगस मेडिसन की रिसर्च है ये, और अंग्रेज छोड़ के गए तब ये स्थिति थी। समझ में आया? सो इंडिया हैज हैड अ ग्लोरियस ट्रेडिशन, और इसके पहले तो वैदिक और इंडस वैली में तो व्हेन वी वर अ सिविलाइजेशन, अदर्स वर रोमिंग अराउंड द फायर्स नेकेड। तो ये हमें पता है ये सारी बातें। और उसके बाद हमने देखा 1950s में पंडित नेहरू का पूरा मॉडल। यहां पर वो भाखड़ा नंगल डैम के इनॉग्रेशन फंक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। कमांडिंग हाइट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की हमने बात की, इत्यादि इत्यादि। तो ये इस तरह से 1950s 60s का दौर चलता रहा। और अभी मैं जो आपको बता रहा था कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंडेड अप क्रिएटिंग लाइसेंस कोटा परमिट राज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, अंडरलाइन कर लीजिए। और हम बस अभी वो 3 कानूनों के बारे में भी बात करेंगे जिससे ये लाइसेंस कोटा परमिट राज भारत में पैदा हुआ। अभी इंदिरा गांधी जी की यह एंट्री इस खेल में होनी है, अभी हम देखते हैं। ये लाइसेंस कोटा परमिट राज, लाइसेंस डैश कोटा डैश परमिट। लाइसेंस यानी अनुज्ञप्ति होना, कुछ भी फैक्ट्री लगाने के पहले कंपलसरी होगा। कोटा यानी एक निश्चित बाजार को कोटे में बांट दिया गया और कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा नहीं बना सकता। परमिट अलग अलग चीजों के लिए एक्सेट्रा। इसको जनरली लाइसेंस कोटा परमिट राज बोलते हैं, या लाइसेंस राज बोलते हैं, या बाबू राज बोलते हैं। समझ गए? ये जब चल रहा था 1950, 60, 70s में, अभी मैं नेहरू तक ही हूं, अभी आ रहा हूं इंदिरा जी पे। सेंट्रल प्लानिंग वॉज द मॉडल यूज बाय पंडित नेहरू, द 5-year प्लानिंग मॉडल।
स्टालिन से प्रभावित होकर सोवियत संघ से हम ये मॉडल लाए थे, जो कि 2017 में अंततः समाप्त हुआ 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ. So this central planning model, which we also call the 5-year plan, was taken from the Soviet model, inspired by Stalin's aggression of central planning, जो एक रशियन या सोवियत कंटेक्स्ट में it might have been more useful also. It was brought to India, and in the Indian context, initially with PC Mahalanobis and then with others. The 5-year plans were brought. There were some interruptions here and there due to wars. Then some plans lapsed, and then plan vacation, जिसको हम योजना अवकाश भी बोलते हैं, वगैरह वगैरह. प्लानिंग कमीशन बनता रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड फाइनली नीति आयोग replaced everything, and then you have the 3-year, 7-year, and 15-year various agendas of the नीति आयोग today by Prime Minister Modi, who took charge in 2014. तो हमने वहां से शुरू किया. ये सेंट्रल प्लानिंग चल रही है. सो इन कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, तो भारत क्या बनना चाह रहा था? वी हैड बिकम अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बट वी वर अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य. गरीबों को उनके हाल पे नहीं छोड़ा जाएगा. लेकिन गरीबों का हाल सुधरा भी कहां? गरीबी तो आज भी बनी हुई है. तो भारत में हर नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया. 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा जी ने दिया. अल्टीमेटली गरीबी को जड़ से हटा कोई भी नहीं पाया. A very sharp rise in our population has also contributed to that failure of our political system, but generally political system की अपनी weaknesses भी बहुत रही हैं. ये समझ में आया आपको? तो इसी 1950 से 80s का जो दौर अभी चल रहा है, इसमें अगला बिंदु आप लिखिए, स्पेसिफिक लॉज. तो वो कौन कौन से विशेष कानून थे जिनसे बहुत तकलीफ हुई? यहां पर इंदिरा जी का पदार्पण हो जाता है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में. शी वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रांग लेडी, जिन्हें हम आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं. भारत की एकमात्र नेता जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में मदद की. हालांकि उन्होंने आगे बढ़ के कुछ नहीं किया. इट वॉज द रिएक्शन टू द अनफोर्सीन लैक्स ऑफ पीपल कमिंग इन टू इंडिया, द इमिग्रेंट्स, बिकॉज ऑफ ह्यूज टॉर्चर बाय द वेस्ट पाकिस्तानी, जनरल टिक्का खान एंड ऑल. और उसके बाद तो वो टुकड़े ही हो गए, और पूरा का पूरा श्रेय इंदिरा जी को जाता है, और वो एक बहुत लंबी कहानी अपने आप में है. तो स्पेसिफिक लॉज की बात कीजिए. 3 स्पेसिफिक लॉज एंडेड अप डिस्ट्रॉइंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय उद्योग की जो प्रतिस्पर्धात्मकता थी, 3 कानूनों ने पूरी तरह से तोड़ दी. 1, 2, 3 तीनों कानूनों के नाम लिखिए. नंबर 1, IDRA 1951, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. तो ये जो औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम है 1951 में नेहरू जी लेकर आए थे. इट ब्रॉट इन, ये पहला देख रहे हैं, इसके दूसरी बार में इन दी सेकेंड वी विल सी दी MRTPC, और थर्ड में हम देखेंगे फेरा. इन तीनों ने पूरी कमर तोड़ दी अर्थव्यवस्था की 1970s खत्म होते होते, जिसकी वजह से राजीव गांधी को फर्स्ट सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़े थे. आ रहे हैं उस पर. नंबर 1, IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. तो आजादी के साथ ही आ गया ये तो, और रिपब्लिक बनते ही आ गया, और 1952 में पहली सरकार भी बन गई. अभी तक 2018 तक कुल जितना भी हमारा 67-68 ईयर्स का रिपब्लिक रहा है, उसमें कांग्रेस का प्रत्यक्ष शासन 50 से 51 साल रहा है. बीजेपी और एनडीए का शासन 10 साल से अधिक हो चुका है. बाकी का समय कोalition गवर्नमेंट्स का रहा है. तो ये रेशियो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, 51-10 एंड दी रेस्ट. IDRA ब्रॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम. क्या किया IDRA ने? बहुत ही मजबूत औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था बना दी. हर चीज का लाइसेंस लीजिए, विच ब्रेड करप्शन ओवर द डेकेड, जिसकी वजह से एक बहुत भारी भ्रष्ट व्यवस्था भारत में बन गई. ये एक ओपन सीक्रेट है, सभी जानते हैं. और नेहरू जी का ये जो विजन था सोशलिज्म का, इसका विरोध कांग्रेसियों ने भी किया था, और एक पूरी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी टूट के अलग भी हुई. और 1950s में उन्होंने कहा था दैट दिस विजन ऑफ नेहरू इज रॉन्ग. इमेजिन इन 1950 एंड इंडिया मस्ट अडॉप्ट द कैपिटलिस्ट सिस्टम. बट एट दैट टाइम इट वुड हैव साउंडेड लाइक हाराकिरी, यानी सुसाइड वाली बात हो जाती आप कैपिटलिज्म की बात करते, क्योंकि भारत इतना गरीब देश था, पूंजीवाद की बात कोई कैसे करता. इसलिए एक मिश्रित मॉडल लेके चले थे. इतिहास के चश्मे से आप देखें तो पुटिंग योरसेल्फ इन दैट शूज ऑफ द मैन हु इज कंट्रोलिंग द सिचुएशन एट दैट पॉइंट, वन नीड्स टू हैव सम सिंपैथी टू सी इट फ्रॉम हिज आईज. यहां बैठ के हाइंडसाइट के बेनिफिट से आरोप लगा देना शायद काफी आसान काम होगा. सो इट ब्रॉट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम. IDRA 1951 की हम बात कर रहे हैं, विच ब्रेड करप्शन ओवर द डेकेड्स. ये आपको फंडा समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताइए. एंड फाइनली इट वॉज डिसमेंटल्ड बाय PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आफ्टर द 1991 LPG रिफॉर्म्स. ठीक है जी. दूसरा कानून लिखिए, MRTPC, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन. तो जितनी भी एकाधिकारवादी और गलत जो व्यापार नीतियां हैं, उनको रोकने के लिए जो आयोग बना था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, RTP.
अब इसमें गड़बड़ क्या हो गई? एमआरटीपीसी आया 1970 में, इंदिरा गांधी जी लेकर आई। एमआरटीपी ने मोनोपोलीज को डिफाइन किया कि किसी कंपनी को किसी इंडस्ट्री में हम एकाधिकार कब घोषित कर देंगे। इट एक्चुअली सेट वेरी लो लिमिट्स एट विच कंपनीज वर कॉल्ड मोनोपोलीज, सो दैट रिड्यूस द मैक्सिमम साइज ऑफ द कंपनीज ऑफ इंडिया। कंपनियां बड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि एमआरटीपीसी था। अब आप बड़े नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव स्केल, यू विल नॉट हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर गड़बड़ रहेगा, यू विल बी कॉस्टली एंड येट नॉट प्रॉफिटेबल एंड येट कंज्यूमर्स विल नॉट बी सर्व्ड एंड इन द ग्लोबल मार्केट यू विल बी नोवेयर बिकॉज यू नीड स्केल एंड देन यू डोंट हैव मनी टू डू R&D। पूरा ये कुचक्र है, समझ में आ रहा है? द विशियस साइकिल। एमआरटीपीसी ने क्या किया? इट सेट वेरी लो लिमिट्स ऑन द प्रोडक्शन लेवल ऑफ कंपनीज एट विच दे वुड बी कॉल्ड मोनोपोलीज। कंपनियों के उत्पादन स्तर को इतने नीचे स्तर पर डिफाइन किया जिस स्तर पे जाके उनको एकाधिकारवादी घोषित कर दिया जाता, विच लेड टू इंडियन कंपनीज रिमेनिंग वेरी स्मॉल। भारत की कंपनियां बहुत छोटी होती चली गई। 1970s की बात कर रहा हूं। वी लॉस्ट अवर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। आज हो गए हैं हम, टुडे वी आर सम ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, टू व्हीलर्स, कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो एक्सेट्रा। उस वक्त की कहानी बता रहा हूं। सो आवर कंपनीज बिकेम वेरी स्मॉल, वी लॉस्ट अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ये समझ में आया आपको? दैट डिस्ट्रॉयड द R&D एबिलिटी ऑफ आवर कंपनीज। हमारी अर्थव्यवस्था में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एबिलिटी आनी चाहिए थी वो केवल स्केल से आती है, बिकॉज R&D इज अ संक कॉस्ट, यू डोंट नो उससे निकलने क्या वाला है। सो कंपनी स्टॉप डूइंग R&D जनरली स्पीकिंग। तो हमारे यहां ओरिजिनल रिसर्च और डेवलपमेंट इसमें होना बंद हो गया। When this was happening in India in 1950s, 60s and 70s, Japan and the East Asian tiger economies were galloping ahead. वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। And India had a very slow GDP growth rate which was called derogatorily the Hindu rate of growth. अर्थात बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। आज स्थिति एकदम बदल चुकी है, लेकिन हम बात उस समय की कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं आरोप लगाने के सेंस में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छी नीयत से भी किए गए काम किस तरह से उल्टे पासे पड़ने वाला काम हो गया। तीसरा कानून, दो हो गए ना, पहला क्या था? IDR है, दूसरा MRTPC, तीसरा लिखिए फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो विदेशी मुद्रा विनियमन कानून। अब तो वो फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, लिबरलाइजेशन के बाद, लेकिन तब था वो फेरा। फेरा बहुत ही खतरनाक कानून था। इट सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। उसका नेट अंजाम यह हुआ कि भारत में आने वाला विदेशी निवेश पूरी तरह से रुक गया। यह समय था इंदिरा जी का, बिकॉज फेरा वॉज ब्रॉट इन 1973। इंदिरा जी दी आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ये लेकर आई थी MRTPC 1970 एंड द फेरा 1973, जिसके बाद भारत में काम कर रही अमेरिकन कंपनीज को किक आउट कर दिया गया था। इट सेवियरली रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया लीडिंग टू एन एक्सोडस ऑफ फॉरेन फर्म। भारत में काम, उस वक्त कोका कोला, IBM सब थे, सब भाग खड़े हुए भारत से, क्योंकि यहां काम कर पाना असंभव था। जिस तरह की इक्विटी सीलिंग लगा दी, इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती वगैरह, तो फॉरेनर्स के लिए भारत में कुछ बचा नहीं, विच वॉज वेरी ट्रेजिक। यू नो व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम Deng Xiaoping of China started economic reforms in 1978. So the moment India started kicking companies out of India, China started calling them from across the world and China started attracting investment. तो एक तरह से हमारे लिए बड़ी ट्रेजेडी आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो, क्योंकि उस वक्त चीन हमसे बहुत पीछे था। आज चीन हमसे 4 गुना आगे खड़ा है। वो नंबर वाइज भी अभी बस 5 मिनट में देखेंगे। तो ये थी कहानी 1950 से 80s की, जब हमने वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की, फेबियन सोशलिज्म रखने की कोशिश की। लेकिन क्या सब कुछ खराबी हो रहा था? बिल्कुल नहीं। द गुड थिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज नंबर 1, अ वेरी सक्सेसफुल ग्रीन रेवोल्यूशन। साथियों, हरित क्रांति जबरदस्त रूप से सफल रही। पूरा क्रेडिट जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलो एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनकी लिखी हुई रिपोर्ट डबलिंग फार्मर इनकम धूल खा रही है। तो सरकारें कई बार बोलती हैं फार्मर्स इनकम डबल करेंगे, कोई भी सरकार सच्चे अर्थों में रिपोर्ट्स को अमल में नहीं लाती। 10 साल से पड़ी हुई है वो रिपोर्ट एक्सेट्रा, लेकिन कोशिशें जारी रहती हैं। प्लस माइनस है, मेसी सब्जेक्ट है, तो थोड़ा मैं हल्के फुल्के ढंग में पेश करने का प्रयास करता हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ ग्रेट सक्सेस। सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आया। we could have we could have had situations of mass famines and starvation which we were able to avoid. एक बेसिक साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बहुत अच्छा बना। न्यूक्लियर पावर हम बने, हमारे यहाँ एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बने,
पावर प्लांट्स बने, इसरो इतना सफलतापूर्वक काम कर गया। बाद में राजीव गांधी जी के समय के बाद आईजीएमडीपी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने शुरू किया। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, और भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ। बड़े बड़े युद्ध हमने लड़े, कोई भी युद्ध पूरी तरह से हम इस तरह से डेबिलिटेटिंग रूप से कभी नहीं हारे, हालांकि मिसकैलकुलेशंस होते रहे। अब आते हैं 1980s तक, और इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव जी का जो पदार्पण होता है इस रंगमंच में, वो अब हम देखेंगे। सो आफ्टर इंदिरा इट वॉज राजीव टर्न आफ्टर 1983। तो 1984 से राजीव जी का समय शुरू होता है। उससे पहले एक लाइन आपको लिखवाना चाहूंगा, वो ध्यान से लिखें। सो बाय द अर्ली 1980s द इंडियन इकोनॉमी हैड बिकम इनवर्ड लुकिंग, प्रोटेक्शनिस्ट, अनकॉम्पिटिटिव, लो R&D इकोनॉमी। हम एक इनवर्ड लुकिंग अंतर्मुखी अर्थव्यवस्था बन गए। वी बिकेम अ प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी, संरक्षणवादी, जो ट्रंप 2018 में अमेरिका को बना रहा है, 2019 में अमेरिका को बना रहा है। दैट इज व्हाट ट्रंप इज डूइंग नाउ, प्रोटेक्शनिज्म थ्रू नेशनलिज्म। तो हम उस वक्त प्रोटेक्शनिस्ट बन गए, हालांकि नेशनलिज्म के नाम पे नहीं था, वो आज हो रहा है, उस वक्त नहीं था। हमारे यहाँ नेशनलिज्म की जो बयार अभी बह रही है उसमें प्रोटेक्शनिज्म नहीं आ रहा है इकोनॉमिक, क्योंकि हमारे यहाँ के तो बाजार पूरे अमेजन और वॉलमार्ट लेके चले गए, तो काहे का प्रोटेक्शनिज्म। तो उस वक्त इनवर्ड लुकिंग बने, प्रोटेक्शनिस्ट बने, अनकॉम्पिटिटिव बने, लो R&D बने। हमारी पूरी कॉम्पिटिटिवनेस ऐसी खत्म हुई कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लायक नहीं बचे। मेड इन इंडिया के लेवल की कोई वैल्यू नहीं थी, मेड इन जापान की बहुत वैल्यू थी। फिर बाद में कोरिया ने उसको कैचअप कर लिया थ्रू दी शेबोल्स यानी फैमिली ओन बिग MNC, सैमसंग, डेवू, लकी गोल्ड स्टार, ह्यूंडई, ये सारे फैमिली ओन फर्म्स थे जो बाद में बहुत तकलीफ में आए। अब आप हेडिंग देंगे राजीव गांधी जी के समय का, राहुल जी के पिताश्री राजीव गांधी, जो भारत को 21वीं सदी में सच्चे अर्थों में लेके जाना चाहते थे। राजीव गांधी जो एक अनिच्छुक प्रधानमंत्री अचानक से ही बन गए अपनी माता की हत्या के पश्चात। फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेज, पहले आर्थिक सुधारों का चरण, ये टाइटल दे दीजिए। तो इसके पहले आपने IDRA को अंडरलाइन किया होगा, MRTPC को अंडरलाइन किया, फेरा को अंडरलाइन किया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को अंडरलाइन किया, welfare state, I hope you have underlined, license quota permit raj, I hope you have underlined. First economic reforms phase, from socialism to markets. पहली बार भारत में ऑफिशियली समाजवाद से बाजार की ओर एक टेंटेटिव कदम रखने वाले थे हम। ये राजीव जी का जो विजन था। तो चित्र फिर से देखेंगे। राजीव गांधी अलॉन्ग विथ हिज टीम, उनकी एक पूरी जो टीम थी, उनके खास लोग जो बाद में सारे बदनाम हो गए कि ये तो कोटेरी है, केवल एक सज्जन जो बचे रहे जो अभी तक गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट हैं, सैम पिट्रोडा, जो भारत में टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाए। तब आपको अगर STD फोन लगाना रहता था तो आपको ट्रंक कॉल लगाने पड़ते थे, बुकिंग होती थी और कब आएगा नंबर पता नहीं, घर पे बैठे रहो फोन के पास। सैम पिट्रोडा का विजन था, गली गली में STD PCO बूथ खुलवा दिए उन्होंने 5 साल के भीतर, विच टोटली रेवोल्यूशनाइज टेलीकॉम इन इंडिया एंड गेव द फर्स्ट इम्पेटस टू फास्टर GDP ग्रोथ बिफोर नरसिम्हा राव एक्चुअली इवन केम ऑन द स्क्रीन। तो इस तरह से सैम पिट्रोडा और राजीव गांधी का जो ये मिशन था वो बहुत सफल रहा था टेलीकॉम में। फिर से चित्र देखेंगे। राजीव गांधी अलॉन्ग विथ हिज टीम ब्रॉट द फर्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म स्टार्टिंग 1985। तो 85 से पहले सुधार आए, क्या आए एक दो बता देता हूं। नंबर 1, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, ये काफी बड़ा सुधार था। आयात शुल्क को घटाना, इससे क्या हुआ, भारत में इंफोसिस जैसी IT कंपनीज खड़ी होना शुरू हुई जो अब कंप्यूटर आयात करने की स्थिति में थी, और भारत का यह अद्भुत IT टैलेंट अब एक बीज के रूप में बो दिया जा चुका था और उसमें से स्प्राउटिंग शुरू हो गई। सो had Rajiv Gandhi not reduced the import duties on computers and other sectors at that time, maybe our IT sector would have started 10 years later। तो आज वो होता ही नहीं 150-160 बिलियन डॉलर का जो वो आज है, और सरकार ने कभी कोई दखल नहीं दिया, इसीलिए सेक्टर इतना बड़ा भी हुआ। ये पहला रिफॉर्म था। एंड द सेकेंड वॉज टेलीकॉम रेवोल्यूशन। बट अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधीज गवर्नमेंट लॉस्ट इट्स वे एंड इट गॉट बैडली स्टक अप इन द शाहबानो केस, अयोध्या जन्मभूमि केस, Bofors corruption case, and the VP Singh revolt, and the government collapsed. And after that, even Rajiv Gandhi was unfortunately assassinated by the killers of the Liberation Tigers of Tamil Eelam, जहां उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज दी थी। सो फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कहानी यहां पे आके समाप्त होती है, और ये हम कह सकते हैं सोशलिज्म से मार्केट की तरफ का पहला कदम था। ये समझ में आया आपको। अब इनकी सरकार कोलैप्स हो गई। देश में 1989, 1990, 1991 वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट इंस्टेबिलिटी।
तब मैंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया ही था, एक एक दिन बहुत अच्छे से याद है। मंडल कमीशन एडिटेशन जो सारे रिजर्वेशंस को लेके वीपी सिंह ने रातों रात लागू करवाया, उसको लेके देश भर में बवाल था, बहुत सारी चीज़ें थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोलैप्स हो रहा था, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं बचा था, तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफॉल्ट में जाने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। At that time, a man whom nobody had thought would become the Prime Minister of India became the Prime Minister of India. Shri P.V. Narasimha Rao of Congress. He was a consensus candidate क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में नरसिम्हा राव जी एक अकेले थे जो सबको स्वीकार्य थे, और सबको ऐसा लग रहा था ये 6-8 महीने से ज्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। बट he was a true Machiavelli when it came to his Machiavellian tactics when it came to politics, and he really succeeded in completing his 5-year term. वो पहले गैर गांधी परिवार के प्रधानमंत्री 1991 से 95 के बने जिन्होंने 5 साल पूरे किए। एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ नरसिम्हा राव, ये हेडिंग दे दीजिए। नरसिम्हा राव जी द्वारा लाया गया उदारीकरण कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल रहा, और यह भारत को फ्री मार्केट की तरफ ले जाने का पहला कदम था। तो हम अभी तक फेबियन सोशलिज्म, वेलफेयर स्टेट, थोड़ा सा सोशलिज्म लेकिन थोड़ा सा फ्री मार्केट करते थे। नरसिम्हा राव जी ने खुल के बोला वी वांट टू बिकम अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, और हालात इतने खराब थे कि सब चुप रहे। मुझे उस वक्त की एक एक हेडलाइन याद है, तब मैंने जस्ट अखबारों को गंभीरता से पढ़ना शुरू किया था। एक एक हेडलाइन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिश्ड, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट अमेंडेड, मतलब वो एक क्रांतिकारी समय था जो हो रहा था, और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत में इस तरह के रिफॉर्म कभी होंगे, क्योंकि तब टेलीफोन खरीदने के लिए 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता था। इन्होंने सब कुछ बदल दिया। एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ नरसिम्हा राव। एल लिबरलाइजेशन उदारीकरण, पी प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, जी ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण। दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 1980s, 1990s, 2000. Today is the worst phase of globalization, where everyone wants to come out of globalization except countries like China and India, because we stand to benefit from it, but the rich world wants to come out of it because they see that we are getting stronger. तो ये चक्र पूरा हुआ। फ्रांसिस फुकुयामा बुरी तरह से हार गए यहां पर। फ्रांसिस फुकुयामा is a great thinker who spoke about the end of history in 1991, but he was made to eat his word, क्योंकि end of history तो हुआ नहीं। चाइना कहां डेमोक्रेटिक बना और रशिया कहां पूरी तरह से डेमोक्रेटिक बन पाया। पीवी नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1991। आप चित्र में देख रहे हैं, गजब का इनमें स्पिरिट थी। व्हेन इंडिया हैड नियरली जीरो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस लूम्ड, इमरजेंसी एलपीजी रिफॉर्म्स वर लॉन्च्ड। इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बाद में वो 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। इनके कॉमर्स मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। एंड ही ब्रॉट emergency LPG reforms and the most sweeping economic reforms like new economic policy, new industrial policy, etc. India slowly moved towards liberalization of the goods and services market. वस्तु और सेवा बाजारों के उदारीकरण की तरफ हम आगे बढ़ गए। दिस वॉज द फर्स्ट मेजर एलपीजी रिफॉर्म। अब आप वो सारे सेशंस याद कीजिए, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म के। फैक्टर मार्केट्स याद आ गए, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट्स याद आ गए, यही तो है, इसीलिए हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो भारत ने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट्स को लिबरलाइज किया। उससे क्या हुआ, सब तरफ बाजारों में सारी फॉरेन ब्रांड्स रातों रात आ गई, एंड इंडियन स्टार्टेड हैविंग अ चॉइस, जो पहले चॉइस होती नहीं थी हमारे पास किसी भी चीज की। तो दुनिया भर की ब्रांड्स आ गई, लेकिन 91, 92, 93, 94, 95, 96 वाज द टाइम ऑफ ग्रेट सेल्फ चेक फॉर द एमएनसीज, क्योंकि उनका माल बिक नहीं पाया। When McDonald's came into India for the first time, it came with an American menu, and very soon it realized that it was going bankrupt in India. उसका माल ही नहीं बिकता था। Every MNC that came to India from 91 onwards till 2000 had a bitter lesson to learn. When in India, please put salt, pepper, chili and tomato sauce. ये एक लाइन में समरी मैंने आपको दे दी। भारत में जब भी जाओ बेटा, ये MNCs के लिए है, तो नमक, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, तीखी मिर्ची और टमाटर का सॉस खूब डालो। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है। मैकडॉनल्ड्स ने मैक आलू टिक्की बर्गर भारत में पहली बार बनाया, और फिर क्या बिकना शुरू हुआ। इसीलिए हर कंपनी को अपना इंडियनाइजेशन करना पड़ा, उसके बाद इट टुक ऑफ। और यही तो होता है ना, बाजार अर्थव्यवस्था इसी को तो कहते हैं, एंड देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। यही है। अरे भाई, जापान में मैकडॉनल्ड्स का नाम मक्कू डोनाल्डो है ना, तो वो मैक्कू डोनाल्डो कैसे हो गया? क्योंकि जापानीज लोग मैकडॉनल्ड्स बोल ही नहीं पाते थे। तो दिस इज व्हाट लोकलाइजेशन एक्चुअली मींस। अब आप लिखिए सेकंड वेव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्वेश्चन मार्क। तो ये सबसे बड़ा एलपीजी था, और इसको हम कहेंगे फर्स्ट वेव।
राजीव गांधी जी के समय का जो था उसको फर्स्ट वेव इसलिए नहीं कहेंगे कि वो आधे रास्ते में जाके कोलैप्स हो गया था, तो हम कहते हैं टेंटेटिव बिगिनिंग ऑफ रिफॉर्म्स, उसको फर्स्ट वेव कभी नहीं कहा जाता है। सेकंड वेव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्वेश्चन मार्क। नरसिम्हा राव जी जो लेकर आए थे, आप चित्र में उनको फिर से देख रहे हैं, उनका निधन बहुत ही दुखद परिस्थितियों में हुआ था और कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई में उनको सम्मान भी अंतिम संस्कार में नहीं मिल पाया, जो कि बहुत दुखद चैप्टर है। द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स क्रिएटेड अ होल न्यू सेट ऑफ 21st सेंचुरी इंडस्ट्रीज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या हुआ नरसिम्हा राव के रिफॉर्म से? 21वीं सदी की पूरी नए उद्योग भारत में खड़े हो गए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इंडियन सर्विसेज सेक्टर zoomed एंड बिकेम एन एक्सपोर्ट्स पावर हाउस एंड जॉब्स क्रिएटर। भारत का पूरा सेवा क्षेत्र जो आज 55-60% है जीडीपी का, वो सडनली अस्तित्व में आ गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा फिसड्डी रहे। चीन कर गया क्योंकि डेंग जाओपिंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोस्टल क्षेत्र में जबरदस्ती बनाए, एंड देयर वाज अ लिमिटलेस सप्लाई ऑफ रूरल लेबर हु वुड नेवर क्वेश्चन एनीथिंग, व्हिच वाज द पावर हाउस। भारत में ये कभी हो ही नहीं पाया, और आज इसीलिए जॉबलेसनेस की जो प्रॉब्लम है वो इसी वजह से, और वो सुलझेगी भी उसी रास्ते से, सर्विसेज से नहीं सुलझने वाली है, और मुद्रा से भी नहीं सुलझेगी, ये भी आप समझ लीजिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, सरकार नहीं मानती इस पर्सपेक्टिव को। सो एक पूरा नया सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर खड़ा हो गया इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, विच बिकेम एन एक्सपोर्ट्स पावर हाउस। आज $160 बिलियन की सालाना साइज है, $100 बिलियन के तो हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, विच इज अ ग्रेट वे ऑफ फंडिंग आर एक्सटर्नल अकाउंट। ये सब इनविजिबल अकाउंट में आते हैं क्योंकि कोई वस्तु नहीं जाती, ये नहीं होते तो भगवान जाने हम क्या करते। प्लस रेमिटेंसेस ऑफ आर लैक्स ऑफ पीपल वर्किंग अब्रॉड, जिससे हम $69 बिलियन का रेमिटेंस 2017 में लिया। अगर आईटी और ये रेमिटेंसेस नहीं हो तो भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से लड़खड़ाएगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर्विसेज सेक्टर zoomed, we became an exports power house and a great jobs generator। हालांकि अब वो धीरे धीरे स्पीड पूरी कम हो गई है, आपको पता है, नए देश आ गए, वियतनाम आ गया, बांग्लादेश आ गए। बट इवन आफ्टर 28 ईयर्स, 91 to 2018 2019, 28-29 सालों के पश्चात भी वी हैव नॉट हैड द फैक्टर मार्केट लिबरलाइजेशन। ये है सारी बीमारियों की जड़। भारत में फैक्टर मार्केट रिफॉर्म आज तक नहीं आया। यू नो वेरी वेल व्हाट आर द फैक्टर मार्केट्स, वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बॉट एंड सोल्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इनका लिबरलाइजेशन आज तक नहीं हो पाया। लैंड एक्विजिशन द बिगेस्ट चैलेंज, लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन द वेरी बिग चैलेंज, धीरे धीरे टेंटेटिवली सरकार कर रही है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और दूसरी चीजें, उसमें बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारी तकलीफें हैं। सो बिकॉज फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स हैव नॉट कम, इंडिया इज स्टिल वेटिंग टू अनलॉक अ लॉट ऑफ इट्स पोटेंशियल। तो जाते जाते अब इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास बड़े डायनामिक प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री मोदी जी, जिन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए नई नई स्कीम्स सब कुछ किया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी टुडे एंड वी हैव नंबर्स विच कैन बी द एनवी ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं आपको बहुत सारे नंबर्स लिखवाऊंगा, एक एक करके लिखिए। नंबर 1, जीडीपी $2.8 ट्रिलियन नॉमिनल, तो सांकेतिक जीडीपी है $2.8 खरब, $2.8 ट्रिलियन। ब्रैकेट में लिखिए 5th नंबर, दुनिया में 5वें नंबर पर हैं हम सांकेतिक जीडीपी। इसी में लिखिए पीपीपी जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी, $10.3 ट्रिलियन, दुनिया में नंबर 3। तो ये आंकड़े किसी को भी भयभीत कर सकते हैं, और हम दुनिया में पीपीपी नंबर 3, और चित्र में आप देख रहे हैं 18 और 19 के प्रोजेक्शंस आपके सामने हैं। भारत की अर्थव्यवस्था $2.8 ट्रिलियन की तो ऑलरेडी हो चुकी है, $3 ट्रिलियन के आगे नॉमिनल में जा सकती है। बहुत अच्छी बात है। चीन हमसे आज कम से कम 4 गुना आगे खड़ा है, और मैंने आपको पहले ही 1:8:40 का रेशियो दे दिया है कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की इकोनॉमिक साइज को कंपेयर करेंगे, मोटा मोटा आंकड़ा है 1:8:40, ये मत भूलिएगा। दूसरा नंबर लिखिए, पहला जीडीपी का लिखा, दूसरा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति औसत आय। नॉमिनल $2134, डॉलर का साइन पहले लगाइए, 2134, ये बहुत कम है। हमारे यहां गरीबी बहुत ज्यादा है, औसत आय बहुत कम है। 141st, हम बहुत पीछे हैं इसमें। और पीपीपी $7783, और परचेजिंग पावर पैरिटी पे $7783 प्रति व्यक्ति, इसमें भी हम 123वें नंबर पे हैं। तीसरा, services are 55% of our economy, industries are 28% of our economy, and agriculture is 17% of our economy। सेवा क्षेत्र है 56%, उद्योग है 28%, और कृषि है 17%। जीडीपी का ब्रेकअप वैल्यू वाइज। चौथा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा मीडियम है 0.624, मानव विकास सूचकांक एचडीआर रिपोर्ट में, एचडीआर की रिपोर्ट में हम 0.624 पे खड़े हैं, जिसको मध्यम कहते हैं। इसको हमको उच्च तक ले जाना है, नॉर्डिक देशों तक। पांचवा, लेबर फोर्स कितनी, भारत में कितने लोग हैं कामकाजी वर्ग के,
52 करोड़, 52 करोड़, बहुत बड़ा देश है हमारा, और युवा देश है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड है डिजास्टर। ये तो 20 साल बाद पता चली जाएगा, भगवान करे डिविडेंड ही हो। छठा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 100, हम 100 पोजीशन पर हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि इसे आगे टॉप 50 में लाया जाए। मेरी शुभकामना है, भगवान करे हम टॉप 10 में आ जाए, आपका और हमारा भला उसी में है। याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग केवल 2 शहरों से बनती है, दिल्ली एंड मुंबई, और कोई शहर नहीं होता। फाइनल पॉइंट आज के लिए, चैलेंजेस। भारत के सामने आज चुनौतियां क्या है साथियों? द वेरी फर्स्ट चैलेंज इज मैन्युफैक्चरिंग. We need to have very robust industries and manufacturing, especially low skill, low technology, low capital intensive industries like apparel, furniture making, footwear, which can absorb lakhs and lakhs of men and women, because women's labor force participation rate LFPR has dropped dangerously, जो समाज में औरतों की लगातार गिरती स्थिति का सबसे खतरनाक सूचक है। लेकिन अभी तो कोई सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया उस बारे में। लोग तो मानने से भी इंकार कर देते हैं, करना तो खैर बहुत दूर की बात। दूसरा, जॉब जनरेशन इन द फॉर्मल सेक्टर, नौकरियों का सृजन औपचारिक क्षेत्र में, इस पे डिबेट है और वो डिबेट काफी हेल्दी है, होनी चाहिए। थर्ड, पॉवर्टी एलिमिनेशन, सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है, अच्छा है, कई योजनाएं सफल भी हो रही हैं, भगवान करे सारी सफल हो, देश के हित में ही है। चौथा, रीजनल इनइक्वालिटी, क्षेत्रीय असमानताएं बहुत भयंकर हैं, और जीएसटी कलेक्शन से साफ समझ में आता है, इकोनॉमिक सर्वे ये बता गया कि केवल कुछ राज्य हैं जहां सारा खेल चल रहा है, जहां से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, जहां से जीएसटी निकल रहा है, तो ये इंबैलेंस इतना भयंकर हो गया है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, फॉर एग्जांपल गुजरात, फॉर एग्जांपल पंजाब, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु सबसे आगे खड़े हुए, दिल्ली एक छोटा स्टेट है इसलिए उसमें मैंने लिया नहीं अभी। और पांचवा, ओवरऑल इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज, कुल मिलाकर जो संपत्ति की समानताएं हैं भारत में, जो दुनिया भर में भी हैं, वो हमें एक बहुत खतरनाक सामाजिक तनाव की ओर लेकर जा रही हैं। तो हमने शुरुआत की थी साथियों कि भारत पहले किस प्रकार की अर्थव्यवस्था था, और हम अंत भी इसी के साथ करेंगे कि एक समय था जब भारत सच्चे अर्थों में सोने की चिड़िया हुआ करता था। वो दिन फिर आएगा, मेरी उम्मीद है कि वो दिन जल्दी से आए। मेरी उम्मीद है दैट द पॉलिसी मेकर्स ऑफ दिस नेशन यूज द बेस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम कैपिटलिज्म and socialism to create a system where everyone is cared for, and yet there is an impetus for people to be competitive and create quality, because that is how the best from people comes out. उम्मीद करता हूं ये 4 सेशंस ने आपको बहुत सारे इंसाइट्स दिए। टेस्टिमोनियल्स की गति थोड़ी कम हो जाती है। आई एक्सपेक्ट यू टू राइट अ ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल फॉर ऑल दिस एफर्ट, तभी तो एफर्ट हो रहा है भाई। और टेस्टिमोनियल लिखिए, टेस्टिमोनियल की लिंक पोर्टल में भी दी हुई है। आप आज ही सेशन के बाद तुरंत एक बढ़िया सा टेस्टिमोनियल हमारे लिए लिखिए, आई एक्सपेक्ट दैट, एंड नाउ गिव योर कंप्लीट समरी ऑन दिस सेशन। मेरी तरफ से अब इतना ही। आज हमने सीरीज को कंप्लीट किया, इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की आर्थिक व्यवस्थाएं, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड इंडियन इकोनॉमी। नमस्ते, जय हिंद।